इस पृष्ठभूमि में जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उसको हमने समझना शुरू कर दिया है। इस सब का परिणाम क्या हुआ? जितनी घटनाएं हमने बताई, सोवियत संघ का शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का पतन, सोवियत संघ का विभाजन, विभाजन के बाद बहुत से देशों के द्वारा नाटो का सदस्य बनना, अमेरिकन खेमे में चले जाना या अमेरिकी प्रभाव का असर दिखना, और उसके साथ ही साथ साम्यवादी विचारधारा की समाप्ति और पूंजीवादी विचारधारा का बढ़ना। यही तो असंतुलन 1990 के बाद देखा जाता है। निष्कर्ष ये कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो संतुलन बना हुआ था, राजनीतिक संतुलन, सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे को चेकमेट कर रहे थे जैसे शतरंज में करते हैं। अब यहाँ पर जब एक महाशक्ति ख़त्म ही हो गई, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, तो अब उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय। जो अभी तक दो ध्रुवीय विश्व था 1990 तक, अब वह एक ध्रुवीय विश्व हो गया। यानी पूरा विश्व जो है वह अब एक देश के चारों तरफ केंद्रित हो गया। और उस धुरी पर कौन था? धुरी के केंद्र पर था अमेरिका, यूएसए। केवल एक ही देश का प्रभाव हम देखते हैं सतत रूप से, और अंतर्राष्ट्रीय जो निर्णय हैं वो निर्णय भी अमेरिका से प्रभावित होने लगे। क्योंकि यदि अमेरिका का दबदबा था, आर्थिक दबदबा और सैन्य दबदबा, आर्थिक और सैन्य दबदबे के कुछ उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी आप ये समझ जाएं कि इस दबदबों का, इस दबाव का परिणाम ये हुआ कि जितने भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लिए जाने लगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और कई बार तो देश के अंदरूनी मामलों में भी, अमेरिकी दबाव, अमेरिकी प्रभाव चारों तरफ दिखाई देने लगा। वर्तमान समय में अमेरिका ने सारे विश्व को अपने प्रभाव में ले लिया है। और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी देश है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में की है, रूस या रशिया, वह अभी भी काफ़ी पीछे है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो कई साम्यवादी देश और विकासशील देशों ने भी पूंजीवादी व्यवस्था अपना ली, इसलिए वो पूंजीवादी व्यवस्था में रहने लगे, उसे पसंद करने लगे। अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित तथा अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी ये लोगों ने पूंजीवाद अपनाया। देखिए, अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारणों की यदि बात करें, यदि सवाल ये हो कि अमेरिका का प्रभाव किन कारणों से बढ़ा और उसके क्या परिणाम हुए, तो बढ़ते हुए कारणों में विश्व का एक ध्रुवीय होना, दूसरा किसी अन्य शक्ति का उसके आसपास भी न फटकना ताकत में, सैन्य ताकत या आर्थिक ताकत में, तीसरा साम्यवादी विचारधारा को नकार दिया जाना, चौथा पूंजीवादी विचारधारा के प्रति आकर्षण, पांचवा अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद में भी कई लोगों ने पूंजीवादी विचारधारा अपना ली, भले ही उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन इस उम्मीद में कि अमेरिका हमें आर्थिक मदद देगा यदि हम उसकी विचारधारा का पालन करें, तो इस उम्मीद में भी कई लोगों ने। छठवां कारण, कई देश दबाव में आए और उन्होंने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया। अमेरिका की वर्चस्वता की पृष्ठभूमि यही है। रूस की स्थिति तो मैंने बताई आपको कि, और एक कारण और है जो उसका उत्तराधिकार था। सातवां कारण हम मान सकते हैं अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव का सातवां कारण, कि रूस स्वयं महाशक्ति होने की ओर अग्रसर तो था, लेकिन अभी भी अंदरूनी रूप से कमज़ोर था। इतना कमज़ोर कि वो जो 15 देश विभाजित हुए थे, 15 देशों में जो सोवियत संघ विभाजित हुआ था, और उन देशों ने एक राष्ट्र कुल बनाया था। मतलब विभिन्न देशों ने मिलकर, सोवियत संघ से टूटे हुए देशों ने मिलकर एक गुट बनाया था अपना, क्योंकि उनका इतिहास कॉमन था, उनका बैकग्राउंड कॉमन था, उनकी समस्याएं कॉमन थी। ये सभी किसी ज़माने में सोवियत संघ के हिस्सा थे। इसका आधार मानते हुए इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम स्वयं अपना एक गुट बनाएं, तो बनाया। पर रूस जो है
वो अपने इस राष्ट्र कुल को भी संभाल नहीं पा रहा था। अमेरिका को चैलेंज करने की तो बात दूर, अमेरिका के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने की तो बात ही दूर। तो ये हो गया 7वां कारण, अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का। 8वां कारण यदि हम देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक हुआ करता था। आपने सुना होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में और ऐसे विश्व इतिहास के आने वाले अध्यायों में भी राजनीति शास्त्र के ये गुट निरपेक्षता की बात बारंबार आएगी। तो चलिए हम यही जान लेते हैं कि गुट निरपेक्षता है क्या। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, गुट निरपेक्ष। मैंने जिक्र किया था पहले कि 3 तरह की दुनिया थी। एक नक्शे का अध्ययन करते हुए मैंने बताया था कि पहली दुनिया यानी अमेरिका और उसके नेतृत्व का खेमा, दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ और उसके नेतृत्व का खेमा, और तीसरी दुनिया ऐसी थी जो इन दोनों के साथ नहीं थी और उसने एक स्वतंत्र नीति अपनाई थी। अधिकतर देश नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र थे जो 1945 के बाद स्वतंत्र हुए थे। अधिकतर देश गरीब देश थे, अधिकतर देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, अधिकतर देश अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वे किसी भी गुट में शामिल होकर फिर अपनी इस नवनिर्मित नव अर्जित स्वतंत्रता को खो बैठें। इस खोने के भय ने उन्हें विवश किया कि वे लोग स्वतंत्र बने रहें और इन दोनों में से किसी भी खेमे में न जाएं। तो ये जो तीसरी दुनिया के देश थे, इन देशों में से कुछ लोगों ने पहल की कि हम इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, क्योंकि सतत प्रयासों के वर्षों, 100 वर्षों, 200 वर्षों के प्रयास के बाद अब हमें स्वतंत्रता मिली है। इस अक्षुण्ण स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनमें से कुछ लोगों ने 1961 के आसपास एक ग्रुप बनाया और उसका नाम दिया नॉन अलाइंड मूवमेंट। वैसे तो इसकी शुरुआत 1955 से हो चुकी थी, इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की। इस बात का प्रयास, स्वतंत्र रहने का प्रयास तो 1955 से शुरू हो चुका था। इस पर विस्तार से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जान लें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन, आंदोलन का अर्थ सड़क में आने वाला आंदोलन नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। आंदोलन माने विचारधारा। गुट निरपेक्षता की विचारधारा को सील लग गई 1961 में, जब बेलग्रेड, जो उस तत्कालीन यूगोस्लाविया नामक देश की राजधानी थी, अब तो यूगोस्लाविया भी नहीं है अस्तित्व में, भौगोलिक दृष्टि से यूगोस्लाविया कई देशों में टूट चुका है। स्वयं में वैसे ही बहुत छोटा देश था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जो यूगोस्लाविया के थे, मार्शल गुस्ताव टीटो, ये भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासेर, क्या नाम है, गमाल अब्दुल नासेर, इजिप्ट या मिस्र जिसको बोलते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, और ऐसे ही इंडोनेशिया के जो नेता थे सुकार्नो, ये 4 लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट, एक नए गुट के निर्माण की योजना बनाई, जिसका लक्ष्य था इन दोनों से स्वतंत्र रहना। और क्यों रहना, क्या रहना, ये आगे हम बात करेंगे। अभी ये जाने कि इन्होंने स्वतंत्र रहने की नीति बनाई और बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ जिसमें इस विचारधारा से सहमत 25 देशों ने भाग लिया। बाद में इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई और बाद में 100, 125 से ज़्यादा देश नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने। ये थी तीसरी दुनिया। और इसमें इसमें जो देश शामिल थे, ये नवोदित राष्ट्र भी थे, शक्तिशाली राष्ट्र भी थे, कई आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र भी थे, लेकिन कुल मिलाकर इसकी स्थिति ऐसी थी कि ये लोग एक बाकी अन्य दुनिया की तुलना में काफ़ी नीचे था इनका आर्थिक स्तर और सैन्य स्तर। पर विचारधारा में स्वतंत्र नीति, ये इनकी स्वतंत्र विदेश नीति, मूल मुद्दा इनका था, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र रहेगी, हम किसी देश के दबाव में नहीं आएंगे, किसी बाहरी ताकत के दबाव में नहीं आएंगे। अब जब दूसरी दुनिया ख़त्म ही हो गई, यानी सोवियत संघ विघटित हो गया,
दूसरी दुनिया के देशों ने जब पूंजीवाद अपनाया, बहुत से लोगों ने, और उनमें से कुछ ने नॉन अलाइनमेंट को भी अपनाया, लेकिन दूसरी दुनिया के ख़त्म होने के बाद अब अमेरिका का वर्चस्व इतना बढ़ गया और उसका विरोध इतना कम हो गया कि अमेरिका को लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो यदि हम अगले कारण की बात करें कि अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व का अगला कारण क्या है, तो 8वां 9वां कारण हम कह सकते हैं अमेरिका स्वयं की इच्छा थी कि वो अपना प्रभाव दिखाए। अमेरिका प्रदर्शन में बहुत विश्वास करता था, प्रदर्शन में उसका बड़ा विश्वास था। वो सतत रूप से महसूस कराना चाहता था दुनिया को कि हम सबसे बड़ी ताकत हैं, और ऐसा दिखाने के प्रयास में उसने कई युद्ध लड़े, कई जगह अपना दबाव बनाया, कई जगह अपनी पैठ बनाई, आदि आदि। अगला कारण जो मैं बता रहा था गुट निरपेक्षता का, अब समय के साथ साथ जब दो गुट खत्म हो गए, दो खेमे या दो ध्रुव जब खत्म हो गए, तो अब केवल अमेरिका बचा और गुट निरपेक्ष देश बचे। इन गुट निरपेक्ष देशों को बड़ी आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर थे। इन्होंने अमेरिका की ओर झांका। अमेरिका ने कई शर्तों के साथ इन्हें अपने गुट में मिलाया। दूसरे शब्दों में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत से देश गुट निरपेक्षता की विचारधारा को त्याग कर आर्थिक विवशता के कारण या इच्छा के कारण या किसी अन्य इच्छा के कारण उन्होंने भी इस खेमे में जाने का निर्णय लिया। किस खेमे में? अमेरिका के नेतृत्व वाले खेमे में। और गुट निरपेक्षता का जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य अब कोई मायने नहीं रखता था। इस कारण गुट निरपेक्षता एक तरीके से कमज़ोर पड़ गई, यह आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, और इस आंदोलन के कमज़ोर पड़ने के कारण अमेरिका को अपने प्रभाव को बढ़ाने में और मदद मिली। तो अगला कारण जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ गुट निरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में, वह यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का कमज़ोर पड़ना अमेरिका को मौका देता है अपनी वर्चस्वता को बढ़ाने का। तो इसलिए एक ध्रुवी बनने में इसने भी मदद की, और इस एक ध्रुवीय विश्व का नेता क्या था? अमेरिका। एक ध्रुव का अर्थ ही यहाँ पे अमेरिका अब हो गया। सच्चाई तो ये है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका के प्रभाव से स्वतंत्र हो, कोई भी देश नहीं। इस बात को आपको ख्याल रखना, और यही कहलाती वर्चस्वता। वर्चस्व, सुप्रीम, सार्वभौमिक, सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर कि दूसरे लोग बहुत पीछे हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्वता के स्थापित होने के निम्न कारण थे। पहला तो शीत युद्ध की समाप्ति, जिसका मैंने विस्तार से वर्णन किया है और आपको बताया है कि 1990 में विघटन हुआ सोवियत संघ का। उसके बाद रूस जो उसका उत्तराधिकारी बना, वो स्वयं ऐसी स्थिति में नहीं था कि अमेरिका के सामने वो उसका विरोध करता हुआ खड़ा हो सके। अमेरिका की ताकत तो इतनी ज़्यादा थी कि भारत और चीन भी यदि साथ में मिल जाते तो भी अमेरिका का कुछ नहीं कर सकते थे, अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इन सब कारणों से 1991 में अमेरिका महाशक्ति के रूप में एक तरीके से सामने आया, और इसीलिए विश्व एक ध्रुवीय बन गया। उसको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसे कोई चुनौती नहीं थी। तो पहला कारण तो हो गया शीत युद्ध की समाप्ति। किसका पहला कारण? अमेरिकी वर्चस्व के स्थापित होने का पहला कारण। दूसरा कारण रूस की कमज़ोर स्थिति, जिसका जिक्र बार बार हो चुका है। सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस तो आया, भौगोलिक दृष्टि से भी वो एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन उसकी खुद की स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा सैन्य साजो सामान पर खर्च किया था। वो तो अपने स्वयं राष्ट्रकुल के देशों को नहीं संभाल पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के मुकाबला करने की बात दूर, और रूस की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर थी। तीसरा कारण अमेरिकी वर्चस्व के स्थापित होने का, ये कारण एक महत्वपूर्ण है। मैंने पूर्व में आपको 10 कारण बताए हैं, यहाँ पर फिर उनको दोहरा रहे हैं, लेकिन ये कारण एक और है जिसे आप 11वां मान सकते हैं। वो है पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में परिवर्तन।
आप नक्शा देखिए पुनः, वही नक्शा जो पूर्व में दिखाया है आपको। इसमें देखिए पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप क्या हैं। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि आदि, ये सब देश पश्चिमी यूरोप में, और ये अमेरिका के खेमे में थे। इन पश्चिमी देशों की सीमाओं से लगे हुए कुछ अन्य देश हैं, और उन देशों में हम देखते हैं तो चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, ये सब आते हैं। और इन देश की सीमाओं से लगा हुआ सोवियत संघ है। यानी पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप के पूर्व का हिस्सा और सोवियत संघ के पश्चिम के हिस्से में जो देश हैं वो पूर्वी यूरोप कहलाते हैं। ये जो पूर्वी यूरोप देश थे, ये लोग किस खेमे में थे? सोवियत संघ के प्रभाव और दबदबे के कारण ये लोग उस खेमे में चले गए थे, सोवियत संघ के। अब जब सोवियत संघ ही विघटित हो गया तो ये लोग कहाँ चले गए? अमेरिकी खेमे में जाने लगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि 1995 के बाद, विघटन के 4-5 साल बाद, पूर्वी यूरोप के बहुत से देश नाटो के सदस्य बनते हैं। मैंने आपको पूर्व में जिक्र किया है नक्शे के माध्यम से कि कैसे इस काल में, इस दशक में 1995 से 2005, 1995 से 2005-06 के बीच कैसे बहुत सारे देश जो सोवियत खेमे के थे वो यूएसए खेमे में चले जाते हैं और वहाँ की नाटो की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक कारण था। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये 12वां कारण हम ले सकते हैं, शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी, THRAPY, शॉक SHOC के। शॉक मतलब क्या होता है? करंट, शॉक देना, झटका। शॉक मतलब झटका, करंट। बिजली का शॉक लगता है, करंट से झटका लगता है। शॉक लगना, व्यक्ति को शॉक लग गया और हार्ट अटैक हो गया। किसी घटना को सुनने से जो उसके गले नहीं उतरती, उसको इतना बुरा झटका लगता है कि कई लोग की मृत्यु हो जाती। कोई दुखद खबर पाने पर शॉक लगता है, ये वही शॉक है। और थेरेपी का अर्थ क्या होता है? इलाज। थेरेपी माने इलाज, फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो थेरेपी माने इलाज, शॉक के साथ इलाज। अमेरिका ने एक शॉक थेरेपी लागू की थी, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पर आप ऐसा जानिए कि अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों को अपने तरफ बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने कुछ ऐसा इलाज किया इन देशों की तकलीफ़ों का, इन देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का इलाज है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? ऐसे कमज़ोर गरीब देशों को सुधारने का प्रयास। पर इसके पीछे लक्ष्य क्या है अमेरिका का? आर्थिक दृष्टि से सुधारने का प्रस्ताव देता है अमेरिका, और उसकी एवज में वो क्या चाहता है कि आप हमारे खेमे में आ जाओ, आप हमारे गुट में आ जाओ, आप हमारी वर्चस्वता को मान लो, आप हमारे प्रभाव के अंतर्गत काम करो, हम आपकी विदेश नीति कुछ हद तक हमारे अनुसार चलेगी, आदि आदि। तो ये देश तो विवश थे अमेरिका की ओर मुखातिर होने के लिए। अमेरिका ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और आर्थिक मदद दी, जिसकी एवज में ये देश यहाँ पे आए। नाटो, तो ये बात हुई कि अमेरिकी खेमे में इस शॉक थेरेपी के कारण भी बहुत से लोगों को जाना पड़ा। तो अगला कारण, अमेरिका की वर्चस्वता स्थापित होने का अगला कारण है शॉक थेरेपी। अब हम और अगले कारण पे आते हैं, नाटो की शक्ति का बढ़ना। नाटो, NATO, इसकी शक्ति कैसे बढ़ी? जैसा मैंने आपको बताया, सोवियत संघ की शक्ति कम हुई, समाप्त ही हो गया, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत शक्तिमान हो गया। ऐसे तो शक्ति बढ़ी। दूसरा शक्ति बढ़ने का तरीका था, इनमें से बहुत से देश जो सोवियत खेमे के थे वो अमेरिका की तरफ आ गए। तो नाटो की जो सदस्य संख्या थी वह बढ़ते बढ़ते 28-30 तक पहुंच गई। जो पूर्व में जो 12-13 देश थे, अब उससे बढ़ के पूर्व की संख्या और वर्तमान संख्या को आप देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। तो ये बाद में अचानक इतने देश कहाँ से आए जो नाटो के सदस्य बने?
ये वही सोवियत खेमे के देश थे या कुछ ऐसे देश थे जो पूर्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रभाव में थे, वो भी वहाँ चले गए। तो अगला कारण अमेरिकी वर्चस्व के स्थापित होने का है नाटो की शक्ति बढ़ना। नाटो, NATO, ये नाटो एक्रोनिम है, अंग्रेजी में से एक्रोनिम कहते हैं, और इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन इसे कहा जाता है, और संक्षिप्त में इसे नाटो कहते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों का ये एक बहुत प्रमुख सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, यानी भारत के स्वतंत्र होने के लगभग 2 वर्ष बाद 4 अप्रैल 1949। और कहाँ हुई? स्वाभाविक है किसी अमेरिकी क्षेत्र में, और वह क्षेत्र था वॉशिंगटन। यहाँ पर विभिन्न देशों के साथ एक संधि की गई। वे देश जो नाटो से संबंध रखना चाहते थे, वे देश जो नाटो से जुड़ना चाहते थे, नाटो संधि का हिस्सा बनना चाहते थे, ऐसे 12 संस्थापक देशों से की बैठक के बाद एक संधि हुई। ये 12 संस्थापक देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, नक्शे में देखते जाइए इसका क्षेत्र कैसे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड, हॉलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे, ये संस्थापक देश हैं। बाद में इसके सदस्यों की संख्या और बढ़ी और अब तो 28 देश इसके सदस्य हैं, 28। इसका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय है बेल्जियम देश की राजधानी ब्रसेल्स में। तो नक्शे को देखकर अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका क्षेत्र बढ़ता गया, इसका प्रभाव क्षेत्र अमेरिका का, हम कह सकते हैं नाटो के माध्यम से उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। बाद में जो देश आए वे यूनान, तुर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया और अल्बानिया। अल्बानिया 2009 में आया, जबकि नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। आप देखेंगे बहुत सारे देश इसमें काफी आखिरी में एक साथ जुड़े हैं। लगभग 2000 या 1999 से 2009 के बीच बहुत सारे देश जुड़े। तो जरूर कुछ बात होगी कि ये देश एक साथ नाटो के सदस्य क्यों बन रहे हैं। इसके रहस्य को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। नाटो जो है वो अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के सैनिक प्रभुत्व का मुख्य साधन है। अमेरिका के सैनिक प्रभुत्व का मुख्य साधन। आप नक्शे में देखिए पुनः, पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप एक तरीके से अमेरिका के प्रभुत्व क्षेत्र में आ गया है। यानी महासागर के दोनों तरफ, एक और अमेरिका और दूसरी तरफ पूरा पश्चिमी यूरोप, ये अमेरिकी प्रभुत्व का, सैनिक प्रभुत्व का क्षेत्र हो गया। इसकी संधि में ये शर्त है, पहला, कि इसके किसी एक सदस्य के विरुद्ध किया गया कोई भी आक्रमण सभी सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो ऊपर जो मैंने नाम पढ़े, इनमें से किसी भी एक देश पर किसी अन्य देश ने यदि आक्रमण किया तो ये सारे 28 देश इसे अपने पर आक्रमण मानते हुए प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कार्रवाई करेंगे। तो दूसरा संधि का हिस्सा है कि ऐसी स्थिति में सभी सदस्य मिलकर कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में 2001 से अफगानिस्तान में नाटो की सेनाएं तैनात थी, 2001 से, और अभी गत 2 माह पूर्व ही नाटो की सेनाएं यहां से पूरी तरह हटा ली गई हैं। आप देखिए 2001 से 2021 यानी लगभग 20 वर्षों तक
नाटो की सेनाएं वहां थी। नाटो की सेनाओं से अर्थ है कि जो सदस्य देश हैं इनके सैनिकों को मिलाकर एक फौज तैयार की गई। विभिन्न देशों के 28 देशों के सैनिकों को मिलाकर एक फौज तैयार की गई और उसे अफगानिस्तान में रखा गया। 2011 में ऐसी नाटो की सेनाओं ने लीबिया में कर्नल गद्दाफी उनके विरुद्ध भी सैनिक कार्रवाई की थी 2011 में। अमेरिका की वर्चस्वता स्थापित होने का एक कारण था सोवियत संघ का विरोध समाप्त हो जाना। और जब सोवियत संघ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व शांति के लिए कार्य करती है, वह संस्था भी अमेरिका के दबदबे का सतत रूप से विरोध करती रहती थी, अमेरिका को अपनी नीतियों में हावी नहीं देने देती थी। यूएनओ एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करने का प्रयास करती थी और जब भी अमेरिका का दबदबा बढ़ता था वहाँ पर तो सोवियत संघ उसके बचाव में आता था। अब सोवियत संघ के न रहने से संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमज़ोर हो गया। सोवियत संघ के न रहने से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ भी कमज़ोर हो गया और यूएनओ के सदस्य देशों में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ गई जो अब यूएसए के खेमे में आ गए। तो परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका को जो चैलेंज, अमेरिका को जो विरोध, अमेरिका को जो एक तरीके से चेक करता था सोवियत संघ और यूएनओ, सोवियत संघ तो चला ही गया, यहाँ यूएनओ भी कमज़ोर हो गया। उसके कमज़ोर होने के कारण भी अमेरिका को अपनी वर्चस्वता स्थापित करने में बड़ी मदद मिली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूएनओ का कमज़ोर होना यह भी अमेरिका की वर्चस्वता का कारण है। अगला कारण आतंकवाद के नाम से और सामरिक हथियारों के संग्रह के नाम से अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक इस पर हमले किए और हमले करते हुए उसने ये कहने की कोशिश की, उसने ये कहा कि उनके पास कुछ ऐसे जैविक हथियार हैं, ऐसे सामरिक हथियार हैं जो विश्व शांति के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने ये कहा कि उनके पास ऐसे आतंकवादी लोगों के संगठन पनप रहे हैं जो विश्व शांति के लिए खतरा हैं। इसलिए उसने दबाव बनाकर प्रयास किया कि इन पर हमले करें और इनको समाप्त करें। और ऐसा करते हुए अमेरिका ने यूएनओ की बात नहीं सुनी, संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं मानी और अपनी मनमानी करते हुए उसने इस पर हमले किए और ऐसा करते हुए उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। मैंने आपको पूर्व में बताया कि अमेरिका के वर्चस्वता स्थापित होने के एक कारण ये भी था कि अमेरिका शक्ति प्रदर्शन में बहुत विश्वास करता था। तो अगला कारण आप देख सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन के उदाहरण अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान और इराक पर सैन्य हमले। यद्यपि इन हमलों के उद्देश्य कुछ और थे, अंदरूनी उद्देश्य कुछ और थे, अमेरिका कुछ और चाहता था और उसने कहा कुछ और, इस पर हम आगे पढ़ेंगे। पर फिलहाल हम इतना जानें कि उसके शक्ति प्रदर्शन का परिणाम क्या हुआ। परिणाम ये हुआ कि उसकी सामरिक ताकत, उसके सेना का आधुनिकीकरण, ये सब देख के दुनिया के अन्य देश भी हिल गए और घबरा के उन्होंने भी किसी भी तरह के यूएसए के विरोध से अपने को दूर रख लिया। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका का प्रभाव और बढ़ा, अमेरिका का दबदबा, रुतबा और बढ़ गया। अगला कारण 14वां 15वां कारण हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता दें कि साम्यवादी विचारधारा वाले देश अब पूंजीवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे। ये भी अमेरिकी वर्चस्व का बहुत बड़ा कारण बना। अच्छा, यदि हम साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो अमेरिका की ओर आकर्षित होने के दो कारण थे विचारधारा के मामले में। पहला तो ये कि अमेरिका की विचारधारा जो थी उसकी प्रगति उनको दिख रही थी कि अमेरिका देखो कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है निजीकरण के आधार पर। एक कारण तो ये हुआ, तो इसलिए वो प्रगति चाहते थे, कौन नहीं चाहता। तो एक कारण इन देशों का पूंजीवाद के प्रति आकर्षित होने का यही था कि वो पूंजीवाद के
एग्जाम्पल देख रहे थे, लिविंग एग्जाम्पल। पूंजीवाद की सफलता उनको दिखती थी, दिखाई दे रही थी। दूसरा कारण ये था कि साम्यवादी विचारधारा की विफलता भी उनको दिख रही थी। साम्यवादी विचारधारा की विफलता भी उनको दिख रही थी। उन्होंने सोवियत संघ के अंदर, उन्होंने सोवियत संघ के खेमे के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति देखकर ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि साम्यवादी विचारधारा विचार के रूप में तो अच्छी है, समाजवादी विचारधारा विचार के रूप में तो अच्छी है, लेकिन धरातल पर इसे लागू करने में कठिनाई होती है और ये संभव नहीं है। शायद समाजवाद जिस मकसद से ये विचारधारा लाई गई है वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकती, असंभव है। इसलिए भी बहुत से देश उस खेमे में चले गए और ये भी अमेरिकी वर्चस्वता का कारण था। अंतिम कारण जो हम देखें अमेरिकी वर्चस्वता का, जो 16वां 17वां कारण हम मान सकते हैं, वो है कि अमेरिका स्वयं भी निरंतर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास कर रहा था। अमेरिका स्वयं भी निरंतर अन्य देशों को अपने में नियंत्रण रखने का सतत और सचेत रूप से प्रयास कर रहा था। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यदि हमसे कुछ लेना है तो हमारे खेमे में आ जाओ, यदि हमसे सैन्य मदद चाहिए तो हमारे खेमे में आइए, यदि हमसे आर्थिक मदद चाहिए, हमसे लोन लेना है, हमसे अन्य सुविधाएं लेना है तो हमारे खेमे में आ जाइए। तो चाहे वो सैनिक सहायता हो या आर्थिक सहायता हो या तकनीकी वैज्ञानिकी सहायता हो, सहायता के जरिए भी अमेरिका ने निरंतर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास किया और ये निरंतर शक्तिशाली बने रहने का प्रयास भी अमेरिका को उसकी वर्चस्वता को बनाने में और बढ़ाने में उसने बहुत मदद की। तो अब हमने जाना कि जो हमारा प्रश्न जिसका अभी हमने उत्तर निकाला है, वह प्रश्न बनता है अमेरिका की वर्चस्वता से क्या तात्पर्य है, वर्चस्वता को बनाए रखने में अमेरिका कैसे सफल हुआ और अमेरिका की वर्चस्वता के कारण लिखें। एक प्रश्न और बन सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके क्या परिणाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहे। तो इस प्रकार इन 3-4 प्रश्नों का उत्तर अभी तक हम समझ चुके हैं।